Hello students, welcome back in Physics Paper 1 Unit 3 Lasers। आज लेजर्स में हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, फुशबॉर-लेडेनबर्ग्स फॉर्मूला, लाइन शेप फंक्शन और लाइन ब्रॉडनिंग। स्टार्ट करते हैं हम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट थ्रू a medium. So let us say we have radiations of frequency lying between omega and d omega and initial intensity I0. Let us say these are incident on a medium which is capable of absorbing these radiations and the thickness of the medium is Z. हम जब फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की बात करेंगे तो ध्यान देने वाली बात यह है, हम हमेशा एक छोटी रेंज की बात करेंगे बिकॉज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कोई भी लाइट स्ट्रिक्टली परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक नहीं होती, उसमें एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ्स प्रेजेंट रहेगी। सो हम हमेशा कहेंगे रेडिएशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी लाइंग बिटवीन ओमेगा एंड ओमेगा प्लस डी ओमेगा। तो ऐसी रेडिएशंस एक एब्जॉर्बिंग मीडियम पे इंसिडेंट हैं, वो क्योंकि मीडियम उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकता है तो वो उनको एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए जैसे जैसे बीम इस मीडियम में से गुजरेगी वो मीडियम उस बीम को एब्जॉर्ब करता चला जाएगा। जो मीडियम के एटम्स होंगे बीम के फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब भी कोई एटम एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। क्योंकि इनिशियली मीडियम के सारे एटम्स ग्राउंड स्टेट में होंगे तो फोटॉन्स एब्जॉर्ब होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होती है। सो द photons are absorbed, atoms are raised to the higher levels, we say absorption is happening. So जैसे जैसे ये बीम मीडियम में से गुजरती है, क्योंकि उसके फोटोन्स एब्जॉर्ब होते चले जा रहे हैं, एवरी फोटोन कैरीज एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू। हर फोटोन की एनर्जी एच न्यू होती है। तो अगर फोटोन एब्जॉर्ब हो गए इसका मतलब इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। सो बीम की अपनी एनर्जी कम होती चली जाती है जैसे जैसे बीम एक मीडियम में से गुजरती है। एनर्जी कम होती चली जाती है, दैट मीन्स इट्स इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। सो एज द बीम लूजेज एनर्जी, as the beam passes through a medium it loses energy and its intensity goes on decreasing. That means जब बीम बाहर निकलेगी मीडियम में से तो उसकी एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी से भी कम हो चुकी होगी। This process of decreasing the energy of a beam is known as attenuation. Attenuation में क्या होगा, क्योंकि बीम के फोटॉन्स कम हो गए तो उसका एम्पलीट्यूड भी कम हो जाएगा। सो अटेन्यूएशन इज अ प्रोसेस रिवर्स ऑफ एम्पलीफिकेशन। तो कहाँ तो हम एम्पलीफिकेशन करने चले थे, कहाँ हमारी बीम ही अटेन्यूएट हो रही है। तो ऑब्वियसली हमने कुछ ऐसा करना है कि बीम की अटेन्यूएशन ना हो, बीम की एब्जॉर्प्शन ना हो। लेट द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस z इन द मीडियम इज iz। जो इंसिडेंट थी लाइट की इंटेंसिटी वो I0 थी z इक्वल टू 0 पे, और एक डेप्थ डिस्टेंस z ट्रेवल करने के बाद लेट अस से द इंटेंसिटी इज Iz। अब हम जानना चाहेंगे कि जब ये इस z पॉइंट से z प्लस dz तक बीम पहुंची तो उसकी इंटेंसिटी में डिक्रीज कितनी आई ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। सो द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द बीम ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एज इट ट्रेवर्सेस अ स्मॉल डिस्टेंस dz between z and z plus dz is minus diz. Minus sign is for the decrease. Then we find that दिस डिक्रीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Iz। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी, जितने ज़्यादा फोटोन्स होंगे बीम के, उतने ज़्यादा एब्जॉर्ब होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। ऑल्सो दिस डिक्रीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dz। जितने ज़्यादा डिस्टेंस तक बीम ट्रेवल करेगी उतने ज़्यादा एटम्स उसके रास्ते में आएंगे और उसके एब्जॉर्ब करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। सो
माइनस डी आई जेड इज इक्वल टू, दोनों हमने कंबाइन कर दिए ऊपर वाले फैक्टर्स, अ कांस्टेंट अल्फा ओमेगा आई जेड इंटू डी जेड. The constant alpha omega is known as absorption coefficient of the medium. आगे जो हमने ओमेगा सबस्क्रिप्ट लगाई है, it means this alpha omega is a function of frequency of the radiations. इसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी. और डी आई जेड अपॉन आई जेड इज इक्वल टू माइनस अल्फा ओमेगा डी जेड. रीएडजस्ट कर लिया हमने इक्वेशंस को. इस तरह की डेरिवेशंस हमने पहले बहुत की हुई हैं. दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके लिखेंगे डी आई जेड अपॉन आई जेड इंटीग्रेशन इक्वल टू माइनस अल्फा ओमेगा डी जेड इंटीग्रेशन. लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट्स आई आई जीरो से आई जेड. दैट मीन्स इनिशियल इंटेंसिटी थी आई जीरो एट जेड इक्वल टू जीरो, और जेड इक्वल टू जेड पे इंटेंसिटी होगी आई जेड. राइट हैंड साइड में भी हमने अकॉर्डिंगली लिमिट्स पुट की, और जब दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो हमारे पास आया log आई जेड माइनस log आई जीरो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस अल्फा ओमेगा डी जेड. और log आई जेड अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस अल्फा ओमेगा डी जेड. यहाँ पे नोट करो कि हमने राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन नहीं की है, उस एक्सप्रेशन को ऐसे ही छोड़ दिया है, बिकॉज अल्फा ओमेगा मे नॉट बी कांस्टेंट एवरीवेयर इनसाइड द मीडियम. दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेंगे तो हमारे पास आया आई जेड इक्वल टू आई नॉट इंटीग्रेशन I naught exponential integration alpha omega dz, and this may be equal to iz equal to I naught exponential minus alpha omega z अगर हमारा मीडियम homogeneous है. So for a homogeneous medium in which the properties of the beam are same everywhere, वहाँ पे इंटीग्रेशन साइन हम हटा सकते हैं. Therefore, intensity of light that falls on a piece of material will decrease exponentially, and if a graph is plotted between the absorption coefficient alpha omega and the frequency, then we obtain this kind of graph. X axis पे हमने frequency ले ली, Y axis पे absorption coefficient ले लिया, और हम देख रहे हैं कि जो peak आई इस curve की, इस graph की, that is at a resonant frequency omega naught. So एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट पे एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है और बाकी दोनों तरफ वो फॉल कर रही है. नाउ वी डिफाइन अ क्वांटिटी नोन एज विड्थ ऑफ द कर्व डेल्टा ओमेगा at half the maximum value of alpha omega as the full width at half maximum और द लाइन विड्थ. मैक्सिमम इंटेंसिटी की हाफ इंटेंसिटी लेके ग्राफ पे उस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे. इस कर्व को दो पॉइंट्स पे वो लाइन कट करेगी. वो दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस आया ग्राफ पे, ग्राफ की यूनिट्स में, दैट इज नोन एज लाइन विड्थ या बैंड विड्थ या फ्रीक्वेंसी विड्थ या वेवलेंथ विड्थ और FWH. सो इस ग्राफ को हम बोलते हैं लाइन ऑफ द एब्जॉर्ब्ड लाइट या लाइन ऑफ द एमिटेड लाइट. एमिशन होगा स्पॉन्टेनियस तो भी ऐसा ही ग्राफ हमारे पास आएगा. सो अब हम क्वांटिटेटिवली पढ़ना चाहेंगे कि ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है. लेट अस गो फॉर फुशबॉर-लेडेनबर्ग्स फॉर्मूला. सो वही मिलती जुलती एजम्पशंस जो हमने पहले की थी. लेट रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी बिटवीन ओमेगा एंड ओमेगा प्लस डी ओमेगा आर इंसिडेंट ऑन ए ग्रुप ऑफ एटम्स बिटवीन द प्लेन्स z and z plus dz. Let I omega be the intensity of the incident beam per unit frequency interval at plane through z. अब हमने क्या किया, जो इंटेंसिटी लिया इंसिडेंट बीम की, we find that this is also a function of frequency. So per unit frequency interval हमने ले लिया I omega is the intensity per unit frequency interval, so that जो छोटा इंटरवल हमने लिया है फ्रीक्वेंसी का d ओमेगा, the intensity of that light is I omega d omega.
So the intensity of light absorbed in the frequency range d omega is given by minus delta I equal to alpha omega I omega dz. वही जो फॉर्मूला हम पीछे पढ़ के गए थे, वहां माइनस डी आई लिया था, यहाँ माइनस डेल्टा आई आ गया और आई ओमेगा की जगह आई ओमेगा डी ओमेगा. The total energy absorbed per unit area per unit time यानी कि intensity is given by minus delta I. राइट हैंड साइड में इंटीग्रेट करेंगे अल्फा ओमेगा आई ओमेगा डी जेड. Assuming I omega does not vary much in the given frequency range. जो frequency range ली है d ओमेगा, उसमें हम I ओमेगा को constant मान लेते हैं. That means I ओमेगा इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं. So minus delta I equal to I ओमेगा dz and इंटीग्रेशन में अल्फा ओमेगा डी ओमेगा. We are going to study about डिक्रीज इन इंटेंसिटी फॉर द डेप्थ dz. तो dz को भी हमने कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लिया. ऑल्सो द इंटेंसिटी एंड एनर्जी डेंसिटी आर रिलेटेड एज गिवन बिलो. हमने डिफाइन किया इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. सो लेट अस मल्टीप्लाई and divide this expression by length of the medium, that is z. तो ये फॉर्मूला हो गया E upon A into T into length divided by length, and we interchange length and time in the denominator. So I omega is equal to E upon A into L multiplied by L into T. Area into length is volume of the medium. So E upon V multiplied by distance traveled per unit time, velocity of the beam in the given medium. So I omega is equal to energy per unit volume is energy density U omega into V. और अगर गिवन मीडियम में लाइट के वेलोसिटी v है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, तो हमें मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय v, सो दैट v इज इक्वल टू c बाय n. सो इंटेंसिटी इज ऑल्सो इक्वल टू u ओमेगा c बाय n. तो जो पिछले पेज पे हमने i ओमेगा जो एक्सप्रेशन निकाला था डेल्टा i के लिए, उसमें हम i ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास आया माइनस डेल्टा आई इज इक्वल टू आई ओमेगा डी जेड अल्फा ओमेगा डी ओमेगा. ये तो एक्सप्रेशन लास्ट स्लाइड पे था, इसमें वैल्यू पुट करेंगे. दिस इज इक्वल टू यू ओमेगा सी बाई एन डी जेड इंटीग्रेशन अल्फा ओमेगा डी ओमेगा. लेट अस से दिस इज इक्वेशन 3. In terms of Einstein's coefficient, the intensity is given as the decrease in intensity minus delta I equal to B12 N1 minus B21 N2 U omega H nu dz. B12 N1 U omega was the number of photons absorbed per unit time per unit volume due to absorption. B21 N2 U omega was the number of photons emitted due to stimulated emission per unit time per unit volume. और सिंस इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया होती है तो इसको पर यूनिट एरिया बनाने के लिए हमने dz से मल्टीप्लाई किया. और एनर्जी एक फोटोन की होती है h न्यू, तो इतने फोटोन्स की हो गई मल्टीप्लाइड बाय h न्यू. यहाँ पे ध्यान देने लायक बात यह है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन से इंटेंसिटी पे कोई अफेक्ट नहीं होता. सो वी हैव नॉट कंसिडर्ड स्पॉन्टेनियस एमिशन, क्योंकि स्पॉन्टेनियस एमिशन में फोटोन्स चारों डायरेक्शंस में एमिट होते हैं. सो द डिक्रीज इन इंटेंसिटी इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन and the increase in intensity is due to stimulated emission. So net decrease in intensity is minus delta I as shown in the expression. Comparing this equation 4 and equation 3 that we did on last slide, we have
u omega c upon n dz integration alpha omega d omega is equal to b12 n1 minus b21 n2 u omega h cross omega dz. H cross is h upon 2 pi, omega is 2 pi nu. लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन आया वो हमारे पास एब्जॉर्प्शन की टर्म्स में हमने निकाला, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की टर्म्स में. राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन आया वो आइंस्टीन कोफिशिएंट की टर्म्स में. बोथ शुड बी इक्वल. So we readjust the equation. Integral alpha omega d omega is equal to n upon c b12 n1 minus b21 n2 h cross omega. और इसमें से अब हमने b12 n1 ब्रैकेट में से कॉमन निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास आया अल्फा ओमेगा डी ओमेगा इंटेग्रल इज इक्वल टू n अपॉन c b12 n1 ब्रैकेट में 1 माइनस b21 अपॉन b12 n2 अपॉन n1 h cross omega. Now from Einstein's coefficients we will put the value of b12 and b21 upon b12 as follows. हम पढ़ के गए थे a21 डिवाइडेड बाय b21 इज इक्वल टू h क्रॉस ओमेगा क्यूब अपॉन पाई स्क्वायर c क्यूब. यहाँ से वैल्यू निकालेंगे b21 की. और हम पढ़ के गए थे b12 g1 अपॉन b21 G2. यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे B12 की in terms of B21. This gives us B21 upon B12 G1 upon G2 gives us B12 G2 upon G1 B21. तो B12 की ये वैल्यू ऊपर इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे और B21 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे. We get, ये इक्वेशन 5 मैंने लिखी है. So we get after putting the values integral alpha omega d omega is equal to n upon c b12 n1 ब्रैकेट में 1 माइनस b21 n2 अपॉन b12 n1 h क्रॉस ओमेगा. ये इक्वेशन 5 ही है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू n अपॉन c g2 अपॉन g1 b12 n1 1 माइनस g1 अपॉन g2 n2 by n1 h cross omega. b21 की हमने वैल्यू पुट कर दी and we simplify the equation. We get integral alpha omega d omega is equal to n g2 pi square c square a21 n1 upon g1 omega square 1 minus g1 upon g2 n2 by n1. Now this formula जो ऊपर लिखा है इंटीग्रेशन अल्फा ओमेगा डी ओमेगा, दिस फॉर्मूला इज नोन एज फुशबोर-लेडेनबर्ग फॉर्मूला फॉर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट. ये हमें वैल्यू देता है अल्फा ओमेगा की इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट कांस्टेंट्स. n is the refractive index of the medium. G1 और G2 दोनों लेवल्स के स्टैटिस्टिकल वेट्स हो गए. पाई की वैल्यू हमें मालूम है. C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू हमें मालूम है. A21 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, हम पढ़ के गए थे. इट इज रेसिप्रोकल ऑफ एवरेज लाइफ टाइम ऑफ द गिवन एनर्जी लेवल. N1 इज नंबर ऑफ एटम्स इन द लोअर लेवल पर यूनिट वॉल्यूम. N2 is number of atoms in the excited state per unit volume, and this formula is Fuchs-Bohr-Ladenburg formula. Now what we find is from this function that the absorption coefficient is a function of the frequency of incident radiations. तो इस फॉर्मूले से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट मस्ट बी ऑफ दिस फॉर्म अल्फा ओमेगा, जो फुशबोर-लेडेनबर्ग फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड आई थी. अगर हम उसको इंटीग्रेट करें तो सारे कांस्टेंट्स तो आएंगे ही आएंगे हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाय सम फंक्शन जो गिवन फॉर्मूले को इंटीग्रेट करके आएगा. सो अल्फा ओमेगा इज n g2 pi square c square a21 n2 अपॉन g1 ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस g1 बाई g2 n2 बाई n1 g ओमेगा. और अगर ये तो
एनी फ्रीक्वेंसी है जो इंसिडेंट थी मीडियम पे, और जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है जिस पे एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है, अल्फा ओमेगा इज रिटन सिमिलरली बाय रिप्लेसिंग ओमेगा बाय ओमेगा नॉट. Here the function g omega is known as line shape function, and it is normalized. Its value is such that it is maximum around the resonant frequency omega naught. The normalized condition is integration from minus infinity to plus infinity. G omega d omega must be equal to 1. Now we find that the radiations emitted by any source, these radiations are not strictly monochromatic, but they occupy a finite frequency bandwidth delta omega or line width delta lambda. जब हम monochromaticity पढ़ के गए थे तो हमने मेंशन किया था कि कोई भी लाइट परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक नहीं होती. हर एमिटेड या एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ की एक छोटी सी रेंज होती है जो एब्जॉर्ब या एमिट होगी. एंड फॉर एनी गिवन मीडियम एब्जॉर्प्शन या एमिशन graph between these quantities and intensity is the same. They give us the same shape of the line known as line shape function. The spread in the line width is known as line broadening. तो ये जो हमारे पास एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन का ग्राफ आना चाहिए था मोनोक्रोमेटिसिटी में जो हमने देखा था, वो नहीं आता, बल्कि लाइन में फैलावट आती है, एक रेंज आती है डेल्टा लैम्डा या डेल्टा ओमेगा की. दिस इज नोन एज लाइन ब्रॉडनिंग. लाइन ब्रॉडनिंग के कई सारे कारण होते हैं. मेजरली हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. होमोजीनियस ब्रॉडनिंग, which is if the increase in the line width is due to a phenomenon that is the same for each absorbing or emitting atom or molecule. तो अगर कोई ऐसा फिनोमिनन है जिससे मीडियम के सारे एटम्स पे एक जैसा असर हो रहा है, एक जैसा इफेक्ट हो रहा है, तो उस वजह से जो लाइन में ब्रॉडनिंग होएगी, डेल्टा लैम्डा की विड्थ बढ़ेगी, दैट इज नोन एज होमोजेनस ब्रॉडनिंग. दूसरी तरह की ब्रॉडनिंग होती है इनहोमोजेनस, जिसमें कोई ऐसे कारण से ब्रॉडनिंग हो रही है जिसका असर हर एटम पे सेम नहीं है. कुछ एटम्स ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, कुछ कम अफेक्ट होते हैं. सो सच ब्रॉडनिंग इज नोन एज इनहोमोजेनस ब्रॉडनिंग. पहले हम पढ़ते हैं होमोजेनस ब्रॉडनिंग. होमोजेनस ब्रॉडनिंग के दो कारण हो सकते हैं. फर्स्ट इज नेचुरल और इंट्रिंसिक ब्रॉडनिंग, सेकंड इज कोलिजन ब्रॉडनिंग. नाउ जो नेचुरल ब्रॉडनिंग है, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, ये नेचुरली एक मीडियम में प्रेजेंट होती है. ये कारण हम दूर नहीं कर सकते हैं. सो दे आर इंट्रिंसिक टू अ गिवन मीडियम. And this broadening is the result of Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle हमें कहता है the error in the measurement of momentum multiplied by error in the measurement of position of a particle cannot be less than h upon 2 pi. एनर्जी और टाइम की टर्म्स में ये प्रिंसिपल कहता है that there is an uncertainty in the energy state of a system delta E due to uncertainty in lifetime of the state delta T. Product of delta E and delta T is such that it is of the order of h upon 2 pi. That means delta E is of the order of h cross upon delta T. और क्योंकि हर एनर्जी लेवल, हर रेडिएशन क्यों प्रोड्यूस होती है? जब एक इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में जंप करता है. और हायर लेवल की हमने लाइफ टाइम पढ़ी थी. हमने कहा था इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में हमेशा नहीं रहता. इट हैज़ अ फाइनाइट लाइफ टाइम इन द हायर लेवल. तो इफ द लाइफ टाइम ऑफ द एनर्जी लेवल, higher energy level is Tc, tau c, then the energy spread, uncertainty in energy of the higher level is h cross upon
डेल्टा टी की वैल्यू पुट की टॉ सी। तो ऐसे एनर्जी लेवल की जो एनर्जी होगी उसमें एरर होगी, अनसर्टेनिटी होगी डेल्टा ई अमाउंट से। सो अगर हम कहते हैं कि ऐसे एनर्जी लेवल की एनर्जी E2 है, तो वो E2 में एरर है मेजर करने की डेल्टा ई। सो ये जो अनसर्टेनिटी होती है एनर्जी ऑफ एनर्जी लेवल, दिस इज इंट्रिंसिक, दिस इज नेचुरल ड्यू टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और ये फॉर्मूला हमें ये भी बताता है क्योंकि ग्राउंड स्टेट में कोई भी एटम हमेशा ग्राउंड स्टेट में रहता है जब तक उसको एक्साइट होने के लिए एनर्जी ना दी जाए। दैट मीन्स लाइफ टाइम ऑफ द ग्राउंड स्टेट इज इन्फिनिटी, विच मीन्स एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट इज शार्पली डिफाइंड। लेकिन और सारे जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, क्योंकि उनमें एक फाइनाइट लाइफ टाइम होता है, इसलिए उनमें एक एनर्जी स्प्रेड भी होती है डेल्टा ई। Thus, when spontaneous emission takes place due to transition between two energy levels having finite energy spread, the emitted radiation also has energy spread और फ्रीक्वेंसी स्प्रेड। तो ऐसे दो एनर्जी लेवल्स में जब ट्रांजिशन होती है, एमिटेड रेडिएशंस की एनर्जी में भी उसी हिसाब से एरर आएगी जितनी एरर एनर्जी में हायर लेवल और लोअर लेवल में थी। सो इफ अपर लेवल में एनर्जी की अनसर्टेनिटी के कारण द स्प्रेड इन फ्रीक्वेंसी इज डेल्टा ओमेगा 1, लोअर लेवल में डेल्टा ओमेगा 2, तो जो टोटल एनर्जी स्प्रेड लाइन में आई दैट इज सम ऑफ दीज टू अनसर्टेनिटीज एंड इट इज कैलकुलेटेड टू बी इक्वल टू डेल्टा ओमेगा इक्वल टू 2 upon tau, where tau is twice of spontaneous lifetime T spontaneous, that is 2 upon A21. This kind of broadening, as I said earlier, is naturally present in a system. The normalized line shape function is given by g omega equal to delta omega upon omega minus omega naught whole square plus delta omega by 2 whole square, where omega naught is the resonant frequency. This line shape फंक्शन इज लॉरेंट्सियन, ये फॉर्मूला लॉरेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। सो द ग्राफ इज लॉरेंट्सियन। Next type of homogeneous broadening is collision broadening. This broadening arises because excited states का natural broadening थी एक्साइटेड स्टेट का फाइनाइट लाइफ टाइम के कारण। नाउ अगर हमारे पास सिस्टम के एटम्स गैसियस फॉर्म में हैं तो उन सारे एटम्स में रैंडमली कोलिजन्स होते रहते हैं। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता है गैस का उतने ज़्यादा रैंडम जल्दी जल्दी एटम्स आपस में टकराते हैं। द कोलिजन्स दे रैंडमाइज द फेज ऑफ द एमिटेड रेडिएशन, और अगर ये कोलिजन्स बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं तो वो एनर्जी लेवल्स का लाइफ टाइम और छोटा कर देते हैं। और हाई प्रेशर पे है अगर गैस, तो इन एटॉमिक कोलिजन्स के बीच में जो टाइम इंटरवल है दैट कैन बी इवन स्मॉलर देन द रेडिएटिंग लाइफ टाइम डेल्टा टी। सो दिस कॉजेज प्री मेच्योर ट्रांजिशन एंड एमिशन ऑफ ए फोटोन। तो ये जो कोलिजन्स हैं और जो कोलिजन जल्दी जल्दी हो रहे हैं उनकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में ट्रांजिशन करता है ये प्री मेच्योर ट्रांजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी ई में अनसर्टेनिटी और प्रोड्यूस होती है इन एडिशन टू इंट्रिंसिक ब्रॉडनिंग। सो द ब्रॉडनिंग of the emission line is due to collision between the different atoms of the molecules. इस ब्रॉडनिंग की वजह से जो लाइन शेप फंक्शन आया दैट इज जी ओमेगा टॉ नॉट अपॉन पाई 1/1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर tau square, and frequency width is given by 2 upon tau naught, where tau naught is the mean time between two successive collisions. Again the distribution is Lorentzian as I have shown in graph. दो peaks हैं, एक Lorentz distribution की वजह से है। Next, broadening, inhomogeneous broadening। इस
का एग्जाम्पल है डॉपलर ब्रॉडनिंग। डॉपलर इफेक्ट हम +1 में पढ़ते हैं। डॉपलर इफेक्ट इज ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ ए वेव एंड द ऑब्जर्वर. So it is due to thermal motion of atoms in a gas at a given temperature. The frequency of the photon emitted by a gaseous atom is shifted due to Doppler effect, which is due to the finite velocity of the atom, and the change in frequency or the new frequency is given by Doppler effect equation, omega equal to omega naught plus Vx by c omega naught, where Vx is the velocity of the atom in the direction of radiations, that component, direction, velocity in the direction which connects the observer with the moving atom. C is the speed of light. So the normalized wave function is given by this expression. Frequency width is given by delta omega d equal to 2 omega naught square root 2 kt by mc square log 2, where the quantities have their usual meanings. एंड ये क्योंकि लाइन शेप फंक्शन में एक्सपोनेंशियल आ रहा है, सच ए डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज गॉसियन. ग्राफ में हमने गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन और लॉरेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर किया हुआ है. सो दे गिव अस स्लाइटली डिफरेंट वैल्यूज फॉर द डेल्टा ओमेगा और डेल्टा न्यू. So with that we finish the absorption. These are the frequently asked questions in exams. Please do them. Hope you understood whatever I have taught you. Have a nice day. Thank you very much.